तो आज का यह दिन श्रद्धेय स्वर्गीय एकनाथ जी के स्मरण का दिन है। वर्ष के अनुसार 106वां जन्मदिन है उनका। तो 1914 नवंबर 19 को उनका जन्म हुआ और उनकी जन्म शताब्दी 2014 में आई। जन्म शताब्दी को हमने मनाया भी, परंतु वर्षानुवर्ष साधना दिवस के नाते उनकी स्मृति, अब उस स्मृति से प्रेरणा लेकर काम करने का उत्साह हम पाते हैं। उसी दृष्टि से अपने राजस्थान के घटक ने भी आज का दिन मनाने का निश्चय किया और आप लगभग 300 एकनाथ जी के अनुयायी मेरे सामने बैठे हैं। सबका मैं हार्दिक अनुमोदन अभिनंदन करता हूँ। एकनाथ जी और प्रचारक के नाते में मेरा सौभाग्य रहा लगभग 30 साल एकनाथ जी के मार्गदर्शन के अनुसार, एकनाथ जी की व्यवस्था के अनुसार, सूचना के अनुसार कार्यरत होने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जैसे अभी कहा गया परिचय देते समय, मैं 1951 में प्रचारक बना। 1953 में मैंने प्रथम बार माननीय एकनाथ जी को देखा। उस समय केरल और चेन्नई मिलाकर संघ की दृष्टि से मद्रास प्रांत था। उस मद्रास प्रांत का प्रांतीय शिविर पालघाट में हुआ था और उस मद्रास प्रांतीय शिविर में अखिल भारतीय योजना के अनुसार मार्गदर्शन देने हेतु कोलकाता से अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के नाते माननीय एकनाथ जी का आना हुआ और उस समय मैं उनको प्रथम बार देख रहा था। तो 1953 से मृत्यु तक 1982 तक लगभग 30 साल उनका मार्गदर्शन का लाभ मेरे जैसे पुराने प्रचारकों को प्राप्त हुआ और उसमें आनंद भी पाया, अनुभव भी प्राप्त किया और उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार संघ कार्य को आगे बढ़ाने में हम सफल रहे। तो उस समय से कई अनुभव भी है, बहुत अधिक अनुभव है, परंतु आज के शुभ अवसर पर अगर मैंने वैयक्तिक अनुभवों के प्रसंग आप लोगों के सम्मुख रखा तो उनके पूरे जीवन का दर्शन संभवतः नहीं मिलेगा। इसलिए प्रसंगों के विवरण के पीछे दौड़ने के बजाय मैं आज आप लोगों के सम्मुख स्वर्गीय एकनाथ जी का समग्र जीवन की एक झलक रखना चाहता हूँ। और उस दृष्टि से देखते समय संक्षेप में समग्र जीवन कहने का प्रयास मैं करने वाला हूँ। प्रारंभ में ही एक वाक्य में अगर मैंने कहा तो एकनाथ जी का समग्र जीवन जैसे वाल्मीकि रामायण के 7 कांड है, उसी प्रकार हम 7 कांडों में विभाजित कर सकते हैं।
वो 7 कांड कौन से हैं? एक है बालकांड, दूसरा है संघ में उनकी भर्ती होने के बाद जब तक वे प्रचारक नहीं बने तब तक का कालखंड, बालकांड के बाद जो आता है दूसरा कांड, उसके मैं कहना चाहता हूं शाखा कांड अथवा छात्र कांड। उसके बाद वे प्रचारक बने और उस समय जिला प्रचारक, तालुका प्रचारक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, कारण संघ के प्रारंभिक दिन थे। इसलिए एक आदमी किसी एक प्रांत में अक्षरशः फेंका जाता था। जीवन के सम्मुख अनिश्चितता थी, जीवन के सम्मुख अव्यक्तता थी, परंतु ध्येय की दृष्टि से जीवन का लक्ष्य व्यक्त था। उस दृष्टि से ये तीसरे कालखंड में वे नागपुर के उत्तर में जो प्रांत था, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रल प्रोविंस कहा करते, मध्य प्रांत, बाद में संघ की दृष्टि से हमने उसको मध्य भारत और महाकौशल कहा। उस प्रांत में संघ का बीज बोने के लिए वे भेजे गए संघ संस्थापक द्वारा 1938 में। तो उस समय से वे 12 साल वही काम करते रहे। संघ के ऊपर अचानक एवं अनावश्यक, साथ ही साथ दुरुद्देश्य पूर्वक प्रतिबंध लाया गया 48 में, और वह प्रतिबंध 49 तक चला। तो 1938 से 1950 तक के 12 साल वे प्रांत में ही प्रांत प्रचारक के नाते रहे। इसलिए उस कांड का नाम मैं कह रहा हूं प्रांत कांड। तो पहला बालकांड, दूसरा शाखा कांड, तीसरे 12 साल का कांड है प्रांत कांड। संघ के ऊपर का प्रतिबंध हट जाने के बाद परम पूज्य ने, गुरु जी ने उनके ऊपर अधिक दायित्व सौंप दिया और उनका केंद्र पूर्वोत्तर भारत की राजधानी कोलकाता केंद्र बन गया और उनका दायित्व क्षेत्र का हो गया। उड़ीसा, असम, बंगाल, असम के आसपास की 7 रियासत और पूरा पूर्वोत्तर भारत उनका कार्याधीन हो गया, जिसका नाम संघ परिभाषा में हम क्षेत्र कहते हैं। इसलिए प्रांत दायित्व से व्यक्तित्व और कर्तृत्व विकसित होकर माननीय एकनाथ जी क्षेत्रीय अधिकारी बने और वे लगभग 56 तक उसी दायित्व में रहे। इसलिए 1950 से 1956 के 6 साल का जो कालखंड है, उसको मैं कहना चाहता हूं क्षेत्रीय कांड। वह है उनके जीवन का चौथा कांड। उसके बाद 1955 में ही उनके ऊपर संघ का अखिल दायित्व आ चुका था। वे थे क्षेत्रीय अधिकारी के साथ ही साथ अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख। दोनों दायित्व, क्षेत्रीय दायित्व धन अखिल भारतीय दायित्व के ऊपर उस कांड के आखिर के साल में था और 1956 से 1962 तक उनका दायित्व सही दृष्टि से
अखिल भारतीय समूचे भारत का दायित्व था। इसलिए उस कांड को मैं राष्ट्रीय कांड कहना चाहता हूँ, अन्यथा भारतीय कांड कहना चाहता हूँ। इस प्रकार 62 तक उनका कार्यकाल अखिल भारतीय दृष्टि से संपूर्ण भारत का भ्रमण करके भारत के सभी कार्यकर्ताओं का योग्य मार्गदर्शन करके चला गया। और उसके बाद जब भैयाजी दानी सरकारवाह बने, तब 1962 मार्च के बाद 1963 में वे अखिल भारतीय बौद्धिक भवन बनाए गए, अर्थात कांड भारतीय कांड अथवा राष्ट्र संबंधित राष्ट्रीय कांड ही था। इसलिए 1950 से 1957 तक अखिल भारतीय दृष्टि से उनका कार्य चलता गया। और 1962 के बाद उनका केंद्र कलकत्ता में ही था। और योगायोग 1963 के बाद उनका क्षेत्र एक दृष्टि से अलग परंतु सही दृष्टि से विकसित कार्य क्षेत्र था। उस समय से 1964 से जीवन के आखिर तक उनका कार्य क्षेत्र विवेकानंद शिला स्मारक का, तत्पश्चात विवेकानंद केंद्र की स्थापना का और विवेकानंद केंद्र को विकसित करने का था। तो आखिर तक तो उस कालखंड का विभाजन करके जब तक विवेकानंद शिला का स्मारक नहीं बना, उस समय उसका उद्घाटन 1970 में हुआ। इसलिए 1964 से 1970 का कालखंड समझने की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ, वो था एकनाथ जी के जीवन का स्मारक कालखंड। उसके बाद 1972 में उन्होंने सोच विचार करके योग्य लोगों से परामर्श करके उन्होंने विख्यात विवेकानंद केंद्र की स्थापना की जनवरी में 1972 में। तत्पश्चात देहावसान तक उनका कालवरह था, इसलिए मैं उसको केंद्र कांड कहना चाहता हूँ। संक्षेप में एकनाथ जी के जीवन के कांड, बाल कांड, शाखा कांड, प्रांत कांड, क्षेत्र कांड, राष्ट्रीय कांड, स्मारक कांड और केंद्र कांड, इस प्रकार 7 कांडों में समग्र जीवन हम स्मरण कर सकते हैं। और इस प्रकार कांडों में विभाजित करके हम स्मरण करते हैं, तब अपने आप उनका व्यक्तित्व कितना गहरा था, कितना ऊंचा था, और उनका कर्तृत्व कितना सफल था, कितना जुझारू था, परंतु कितना अलौकिक था, इसकी धारणा हमें प्राप्त होगी। इस दृष्टि से हम एक एक कालखंड के अनुसार हम आगे जाने का प्रयास एक साथ मैं कहता जाऊंगा। आप लोग कृपया सुनते बैठेंगे, परंतु हम एक ही विचार तरंग पर बैठकर हम उस महान उदात्त विभूति का मूल्यांकन करने का विनम्र प्रयास में लग जाएंगे। अभी प्रथम बालकांड, जैसा प्रत्येक बालक का जन्म होता है उसी प्रकार उसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम बाल कहो बालिका कहो, शरारती होती है, उत्सुकता होती है,
हठीपन होता है, ये सब उस जीवन में भी था। परंतु वो जीवन में जो हठीपन है, जब वह सही दिशा में, सात्विक दिशा में विकसित होता है, उस हठीपन का नाम दृढ़ निश्चय कहा जाता है। तो ये शरारती, वो एक प्रकार बचपन में, बाल्य अवस्था में हम में जो चेतनता निहित है, उसी का अभिव्यंजन है। उस प्रकार का सब ये लड़के एकनाथ जी में भी था। परंतु निर्भाग्य से बचपन में ही पिताजी के वात्सल्य से वंचित हुए और उनको नागपुर में, जन्म यवतमाल में था, नागपुर में आना पड़ा और वे 9 संतानों में आखिर के थे। इसलिए सबसे बड़ी दीदी का पतिदेव जो बहनोई थे, रिश्ते में बहनोई, परंतु 8 लड़कों में सबसे 9 लड़कों में सबसे बड़ी उनका पतिदेव और उस दंपति का लड़का सही दृष्टि से एकनाथ का भांजा, दीदी का लड़का, दोनों शायद एक ही आयु के थे। इसलिए भांजा और मामा एक ही आयु के होने के कारण एकनाथ जी अपने छात्रों के बीच मामा 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 इस प्रकार नाम से विख्यात हुए। महाराष्ट्र में बापू, बाबू, भाव, बाल इस प्रकार कहते हैं। उसी प्रकार ये लड़के एकनाथ सब लोगों के बीच बचपन में ही मामा मामा इस प्रकार जानने लगा। और स्कूल की पढ़ाई हुई, मैट्रिक में पास हुआ। नागपुर में पास होने के बाद संघ में भी प्रवेश 12 साल में हुआ। तो ये पहले 12 साल पिताजी की मृत्यु, उसके कारण घर में कठिनाई, और जिस गांव में वे जन्मे वहां से निर्वासन करके नागपुर आना, और मामा के उनके बहनोई के घर पर, जो बहनोई आयु में बहुत बड़े थे, उनके यहाँ ठहरना, ये सब हुआ। परंतु यहाँ भगवान की लीला आप देखिए। उनके बहनोई जिनका नाम था अन्ना साहेब सोनी, वे संघ संस्था परम पूज्य डॉक्टर जी के बहुत अच्छे सहायक थे। और शाखा में जो शारीरिक विभाग का विकास हुआ, उसके लिए मुख्य जिम्मेदार ये अन्ना साहेब सोनी थे। वे अखाड़ा, उसी प्रकार जिसको हम युद्ध शास्त्र कहते हैं, उसको मलयालम में हम लोग कालरी कहते हैं, वहाँ इस प्रकार युति सब कहते हैं, उसमें तज्ञ थे। उसी घर में ठहरने के कारण परम पूज्य डॉक्टर साहब से संपर्क आया और वे शाखा में जाने लगे। तो 1926 से 1938 तक का कालखंड, जिसको मैंने शाखा कांड कहा, उसको सही दृष्टि से दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, शिक्षा कांड अथवा छात्र कांड अथवा शाखा कांड, कुछ भी कहिए, समझने की दृष्टि से तीनों ठीक है। ये मैट्रिकुलेशन पास होने के बाद महाविद्यालय की शिक्षा, उस पर अगर जोर दिया, हम कह सकते हैं शिक्षा कांड। तब तक स्वयंसेवक बन चुके थे और संघ संस्कार मिल रहे थे उनको, वो शाखा द्वारा मिल रहे थे। उस पर अगर जोर दिया, हम उसको शाखा कांड कर सकते हैं। शाखा कांड
दोनों प्रकार की शिक्षा, संघ शिक्षा और लौकिक शिक्षा जब प्राप्त होती है, दोनों मिलाकर हम उसको शिक्षा कांड कह सकते हैं। इसलिए एकनाथ जी का जीवन दूसरे कांड, छात्रा कांड कहो, शिक्षा कांड कहो, शाखा कांड कहो, उसमें आ गया। उस समय उनकी मिलनसारिता का विकास हुआ। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, उसी समय मिलनसारिता, मैत्री, एक साथ जाना, थोड़ा आयन आराम मजाक करना, ये सब उस विकासमान आयु में होता है। उस समय हमारे जीवन की दिशा धीरे धीरे, वो जीवन की दिशा का उदय होने लगता है हमको। मुझे क्या करना, मुझे कहाँ जाना, इस प्रकार आदमी अपने बारे में सोचना प्रारंभ करता है। हमेशा पिताजी माताजी जब है, उनके कहने से चलने वाली की आयु की सीमा आप देखिए लगभग 15-16 तक है। इसलिए अपने शास्त्रों में कहा है, प्राप्ते तु षोडशे वत्रे पुत्रम मित्रवत आचरे। 16 आयु की पूर्ति के बाद संभवतः आपका लड़का आपका कहना नहीं मानेगा, उसको भी उसका विचार है, उसको भी हमको मानना पड़ेगा। इसलिए मैत्री भाव से, यानी उनकी भी डिग्निटी को मानकर हमको देखना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा। वो उस प्रकार की आयु है ये। तो उसके मन में उसके विचार रहते हैं। एक ये बहुत अच्छे एक गालिब इस प्रकार एक राइटर है, वो कहते हैं उस आयु में आपके बच्चे को, बच्ची को आपका विचार देने की कोशिश मत करिए, कारण उसके मन में उसके विचार है। उस आयु के कालखंड में मैंने जो कहा छात्र कालखंड अथवा शाखा कालखंड, उस समय परम पूज्य ने डॉक्टर साहब का सहवास उनको प्राप्त हुआ। परम पूज्य ने डॉक्टर साहब और एकनाथ जी की पीढ़ी, उसमें लगभग 35 साल का अंतर था। अर्थात डॉक्टर हेडगेवार भी 35 साल के जवान कहो, प्रौढ़ कहो, उस प्रकार का व्यक्तित्व उनका था। अब उस 35 उम्र वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में बाल देवरस, जो पश्चात बाला साहब देवरस बन गए, यादवराव जोशी, एकनाथ जी रानडे, इस प्रकार के बहुत लोग, लगभग 20-25 लोग, जो सारे संघ के भविष्य के बीज बन गए, वे सारे योगायोग एक ही शाखा में आया करते थे, जिसमें एकनाथ जी का भी जाना हो रहा था, हुआ करता था। तो वे सारे एक साथ, उनका पालन पोषण, उनका पनपना, विकास होना, ये सब एक साथ हुआ। और उस समय कैसे एक टीम में काम करना, झगड़ा करते बिना, आपस में लड़ाई करते बिना, मत्सर बुद्धि के बिना, असूया के बिना, अनसूया का भाव लेकर, सहकार का भाव लेकर, जैसे कबड्डी में सहकार से ही हम जीत सकते हैं, जैसे खो में हम सहकार से ही जीत सकते हैं, इस प्रकार के खेलों द्वारा सहकार जीवन का स्व बनकर उस उदीयमान आयु में एकनाथ जी का विकास हुआ। और वे उस समय उनका ग्रेजुएशन भी हुआ। परंतु जब ग्रेजुएशन के लिए वो कोशिश करते थे,
विशेष करके परम पूज्य डॉक्टर साहब के संपर्क के कारण और उस संपर्कित प्रभाव के कारण उनके मन में उसी समय विचार का उदय हुआ था, मैं भी परम पूज्य डॉक्टर साहब में बनना चाहता हूँ। अब ये डॉक्टर साहब कौन थे? शिक्षा की दृष्टि से वे डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। उस समय चिकित्सक भारत में बहुत कम थे और इसलिए चिकित्सक बन जाने के बाद सबको ये नौकरी मिलना बहुत बहुत आसान था और डॉक्टर करके प्रतिष्ठा की बात भी थी। परंतु डॉक्टर साहब ने राष्ट्र कार्य के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया था और उस प्रकार राष्ट्र के उद्धार की बातें शाखा में आकर भी इन लोगों से बताते थे। इसलिए ये सारे बैच के मन के अंदर एक ही प्रकार का विचार तरंग लहरने लगा। अब सब लोगों ने अपने आप बिना आपसी मशहूर सलाह सब लोगों ने विचार किया, मैं भी शिक्षा भूषित बन जाऊंगा डॉक्टर साहब जैसा, परंतु शिक्षा का लाभ उठाकर मैं नौकरी नहीं करूंगा, मेरा जीवन राष्ट्र हितार्थ संपूर्ण समर्पण का हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार करके एकनाथ जी ने भी शिक्षा प्राप्ति के बाद जीवन राष्ट्र हेतु, जनता हेतु, समाज हेतु समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया था। इसको सोचकर उन्होंने उस जीवन में कौन सा विषय उपकारी होगा, फायदा में आएगा, सोच विचार करके उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दर्शन लिया, फिलॉसफी। इसलिए जब वे पास हुए उनका सब्जेक्ट साइंस नहीं था, उनका सब्जेक्ट दर्शन था, तत्वज्ञान था। दूसरे अर्थ में अगर बताना तो आज अंग्रेजी टाइटल्स हम बताते हैं, उस प्रकार उन्होंने ह्यूमैनिटीज का विषय चयन किया। ये ह्यूमैनिटीज का विषय क्यों चयन किया? उनको ह्यूमैनिटी में ही काम करना आवश्यक था। इसलिए मानव समाज में जब काम करना है तो मानव उपकारी विषय मेरे काम में आएगा। इस प्रकार दीर्घ दृष्टि से सोच विचार करके उन्होंने फिलॉसफी का विषय लिया। तब आप देखिए कितना गहरा व्यक्तित्व उस आयु में संपन्न था एकनाथ नामक व्यक्ति के अंदर, आप सब सोच सकते हैं। इस प्रकार ग्रेजुएट हो जाने के बाद पूरा का पूरा संच बाला साहेब देवरस, यादवराव जोशी, एकनाथ रानडे, इस प्रकार के लोग सारे डॉक्टर के पास अलग अलग जाकर, अकेले अकेले जाकर सबने कहा, डॉक्टर साहब आप हमें संघ कार्य के लिए कहीं पर भी भेजिए, हम वहां जाकर काम करेंगे। इस प्रकार कहा। तो इन लोगों के दृष्टिकोण के बारे में आप लोगों के सन्मुख एक छोटी बात रखना चाहता हूं। तब इन लोगों का दृष्टिकोण क्या था? मैंने प्रारंभ में कहते समय अनिश्चितता का शब्द प्रयोग किया था, अव्यक्तता का शब्द प्रयोग किया था, परंतु दृढ़ निश्चयी मन इसका भी प्रयोग किया था। तो इसका सब संक्षेप उस समय इन लोगों के पूर्व दूसरा एक व्यक्ति, देदीप्यमान व्यक्ति, अग्नि समान उज्ज्वलित व्यक्ति थे, जिनका नाम था दादाराव परमार्थ। वो दादाराव का कहना था, वे अंग्रेजी में बोलते थे, हमेशा शौकीन थे उसमें अंग्रेजी में बोलने की, दक्षिण में प्रचारक थे उसके कारण शायद होगा। वे बोलते थे मानसिकता कैसी होनी चाहिए ये संघ काम के लिए निकलने वालों की। उनका
जो उदाहरण में आप लोगों के सन्मुख रखता हूं उन्हीं शब्दों में, इफ यू आर सेंट टू हेल ऑर्गेनाइज हेल, यह था। अगर आप नरक में भेजे जाएंगे तो नरक में संगठन खड़ा करो। इस प्रकार का जाज्वल्यमान आत्मविश्वास जिसमें है, वे ही उस समय के सारे प्रचारक बने, जिनमें एक थे हमारे एकनाथ जी रानड़े। तो उस प्रकार वे प्रचारक बने। तब से उनका जीवन कांड बाद में काल कांड में आता है, ये प्रांत कांड अथवा प्रचारक कांड। बाल कांड समाप्त हुआ, छात्र कांड समाप्त हुआ, तीसरा कांड बन गया प्रचारक कांड। तो प्रचारक कांड उसका ये विशेष, उसकी विशेषता क्या है? प्रचारक कांड की विशेषता है बीज की विशेषता। बीज दाने की दृष्टि से एक दाना है, परंतु जब हम जो बीज पकाने के लिए बर्तन में जाते हैं, डालते हैं, वो बीज एक ही रहता है आखिर तक। उसको चबाकर हम हजम करते हैं, तब तक वो एक दाना एक ही रहता है। चना कहो, उसी प्रकार कुछ भी कहो आप, मूंग कहो, एक दाना एक ही रहता है जो पकाने के लिए बर्तन में जाते हैं और पकाने के बाद हम खाते हैं। उसको कभी हम बीज नहीं कहते। बीज कौन सा दाना है? बीज उसको पकाने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको भोगने के लिए इस्तेमाल हम नहीं करते, परंतु उसको उसी तरह दूसरे का सर्जन करने के लिए हम उसको छिपाते हैं। कहाँ छिपाते हैं? लौकिक जीवन से अदृश्य हो, इस प्रकार जमीन के नीचे उसको छिपाते हैं, जिसको हम व्यावहारिक भाषा में कहते हैं बोते हैं। जब ये बीज बोया जाता है, तब जमीन के ऊपर वो दिखाई नहीं पड़ता, वो जमीन के अंदर छिप बैठता है और वहाँ का जल, वहाँ का खाद, वहाँ का धातु सब खाकर पालन पोषण करके वह बीज अपने जैसे दूसरे दाने को एक नहीं, अपने जैसे अनेक दानों को बनाने के लिए धीरे धीरे अंकुरित होता है, पौधा बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, महावृक्ष बन जाता है और अपने आप एक आम की गुठली के कारण सहस्रों आम फल देने लायक एक महावृक्ष जाता है। उसको हम कहते हैं बीज। तो एकनाथ जी 1938 में संघ बीज बन गए। इसको हम कहते हैं प्रचारक कांड। और जहां संघ की शाखा एक भी नहीं थी, वहां वे भेजे गए और वहां का काम उन्होंने प्रारंभ किया। तो ये जब एक व्यक्ति संघ स्वयंसेवक, संघ कार्यकर्ता बन जाता है, और संघ कार्यकर्ता जब संघ बीज बन जाता है, उसका नाम है संघ प्रचारक। तो इसलिए एकनाथ जी प्रचारक कांड, उनका जीवन प्रारंभ हुआ प्रचारक कांड। परंतु उस समय आदमी को स्वयं सोचना पड़ता है। जब शाखा कांड था, शाखा के बारे में, कार्य के बारे में जब कोई दिक्कत आती है, उसको सुलझाने के लिए, सोचने के लिए स्वयं डॉक्टर साहब है, शाखा का मुख्य शिक्षक है, शाखा कार्यवाह होगा। परंतु जब आप बीज बन जाते हैं
और बोने के लिए आपको जो एक जहां कुछ भी नहीं, उस प्रकार भूमि तो उर्वरा है परंतु उजड़ है, वहां जब आपको बोया जाता है तब आपको सब कुछ दायित्व पूरा आपके ऊपर ही है। अगर संघ की परिभाषा में कहना है तो आप ही शाखा शिक्षक, आप ही शाखा मुख्य शिक्षक, आप ही संघ का कार्यवाह, आप ही वहां के सरसंघ चालक, दिखने वाले सरसंघ चालक, नए स्थान में कौन है प्रचारक के अलावा। तब प्रारंभ में एक प्रचारक को कितने जिम्मेदार होना चाहिए, जिसको देखकर संघ की याद आएगी, जिसको देखकर संघ को सीखना पड़ेगा, जिसको देखकर संघ की प्रेरणा मिलेगी, जिसको देखकर उसके द्वारा गलती नहीं होगी। इस प्रकार सर्गात्मक व्यक्तित्व, क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी, मौलिक मूल व्यक्तित्व, ओरिजिनल इंडिविजुअलिटी, उसी प्रकार मौलिक दृष्टि से चिंतन करके नए नए कार्यक्रमों की योजना करनी पड़ेगी। इस प्रकार व्यवस्थात्मक मौलिकता, क्रिएटिव ओरिजिनलिटी, ये सब गुण जब विकसित होता है तब एक आदमी प्रचारक बन जाता है। और डॉक्टर साहब के द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण, अपने मूल व्यक्तित्व महत्ता के कारण, अपने एकनाथ जी में भगवान की देन कहो अथवा स्वयं प्रयास करके विकसित उसको कहो, उनमें भगवान की कृपा से ये सारे गुण विकसित हुए। उसके कारण उस प्रांत में संघ का विकास सफल दृष्टि से हुआ। और आज भी देखिए भारत में मध्य प्रांत बहुत विविध क्षेत्र की दृष्टि से संघ आंदोलन है, उसके दृष्टि से सर्वतोमुखी विकसित एक प्रांत है आजकल का मध्य भारत। उसमें संघ बीज बोया एकनाथजी रानडे ने। उस समय जिसको हम अवसरोचित बुद्धि कहते हैं, संस्कृत में प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जब कोई दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, अवसर के उचित अनुसार आपको तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। कहने के लिए कोई आदमी नहीं, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति अथवा अवसरोचित बुद्धि। उस समय अंग्रेजों के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, उसको दबाना वे चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो लोग बिना काम, बिना धंधा काम करते थे समाज के लिए, उनको पकड़ने के लिए उन्होंने गुंडा एक्ट लागू किया था, गुंडा एक्ट। तो जब एकनाथ जी वहां गए, दूसरा काम नहीं, कोई धंधा व्यवसाय कुछ नहीं, पास हो गए। अगर पास भी हो गए, काम भी नहीं, और अंग्रेजों का विरोध चालाकी किसी प्रकार कर सकते हैं वे। इसके लिए गुंडा एक्ट में पकड़कर निष्क्रिय करने की संभावना थी, गुंजाइश थी। ये सोचकर उन्होंने वहां के सागर महाविद्यालय में एलएलबी परीक्षा के लिए वे छात्र बन गए। तो वे सागर विद्यालय, जो मध्य प्रदेश में उस समय का एक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय था, सागर यूनिवर्सिटी जिसको कहा करते, सागर विश्वविद्यालय में वे एलएलबी स्टूडेंट हो गए। तब उनका पता, स्टूडेंट है, कहीं पर भी प्रवास कर सकते हैं। किसी ने पकड़ा, पूछताछ की तो कह सकते मैं एलएलबी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हूं। तो इस प्रकार वो कठिनाई काट करके वे एलएलबी स्टूडेंट हो गए, परंतु ईमानदारी से पढ़ने भी लगे और वे एलएलबी पास हो गए। तो प्रचारक एवं छात्र थे, और प्रचारक के नाते छात्र भी आदर्श होना चाहिए।
इसलिए उसमें भी बहुत उच्च श्रेणी में वह पास हो गए और इसलिए स्नातक होते हुए भी वे उच्च स्नातक बन गए। ये सब उनके प्रचारक कालखंड में ये सब था। इसमें अंतिम समय एक 10 साल के बाद, मैंने कहा 38 में वे प्रांत के काम के लिए प्रांत प्रचारक बने। उस प्रचारक कांड के अंतिम पद पर दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। अब संघ के ऊपर प्रतिबंध आ गया 1948 में। अब 1948 में केरल में कोच्चिन में मैं भी कॉलेज का छात्र था। मैं उस समय बीएससी पढ़ता था। तो 1948 में गांधी हत्या के बाद संघ के खिलाफ बहुत बातें, झूठ, बेबुनियादी, अनर्गल छपी जाती थी। और एक दिन हमने अपने केरल के अंग्रेजी अखबार में मैंने स्वयं पढ़ा, मध्य प्रदेश में आरएसएस लीडर बैंक से अपने सारे पैसे लेकर अंडरग्राउंड गए और वहां एक कार लेकर अपने आप ड्राइव करके मध्य प्रदेश के बाहर गए और उन्होंने शब्द लिखा था अब्सकॉन्डेड, इस प्रकार लिखा था और नाम लिखा था वे हैं अब्सकॉन्डर एकनाथ रानडे, उन्होंने लिखा। परंतु बात क्या थी, जब संघ के ऊपर प्रतिबंध आया, अब रियासतों ने प्रतिबंधित नहीं किया था, ब्रिटिश इंडिया में प्रतिबंध आया। रियासतों में 1 सप्ताह 2 सप्ताह 4-5 दिन के बाद आया। तो अपने गुरुदक्षिणा के सारी राशि वहां से विड्रॉ करके एकनाथ जी जो स्वयं ड्राइविंग जानते थे, किसी स्वयंसेवक का कार उन्होंने मांगकर उस कार में वह पैसे लेकर वे बच गए। इसको अखबार ने लिखा आरएसएस लीडर अब्सकॉन्ड, इस प्रकार उन्होंने लिखा। परंतु आप लोगों से मेरा प्रश्न है, किसने एकनाथ जी को इस प्रकार करना सूचना दे दी? परम पूज्य ने, गुरु जी ने नहीं, बाला साहब ने नहीं। इसको मैं कहता हूं प्रत्युत्पन्न मति, अवसरोचित चिंतन। आप स्वयं को चिंतन करना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा और स्वयं बचना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिकता उस समय में भी एकनाथ जी में थी, ये हमारे ध्यान में आता है। और वे वहां से बच गए और नहीं पकड़े गए और उन्होंने अंडरग्राउंड काम प्रारंभ किया। बहुत लोग पकड़े गए थे उस समय, इसलिए उस समय ये प्रांत दूसरा प्रांत इस प्रकार नहीं, सब लोगों को मिलकर काम करना था। इसलिए जो बाहर अरेस्ट से बच गए उसमें दादाराव परमार्थ थे, एकनाथ जी रानडे थे, उसी प्रकार बाला साहेब थे, इस प्रकार बहुत प्रचारक भी थे। वे सब मिलकर एक साथ सोचकर उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। इसलिए 1948 और 1949, 1948 और 1949 में जब संघ प्रतिबंधित था, तब एकनाथ जी को संपूर्ण संघ के बारे में सोचना पड़ा और संघ का सत्याग्रह, संघ का संघर्ष भी उसको भी नियोजित करना पड़ा। इस प्रकार वे अखिल भारतीय चिंतन टोली में उस प्रकार करने के लिए वे बाध्य हुए, विवश हुए।
इसलिए उस समय एकनाथ जी का रोल प्रांत प्रचारक अंडरग्राउंड होते हुए भी अखिल भारतीय भागीदारी थी उनकी। इसलिए 1948-49 के उस कालखंड में जब भारत सरकार और सरदार पटेल ने बहुत आग्रह किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबंध अगर हटाना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज तक संविधान के बिना काम करता है तो संविधान देना चाहिए का। तब संविधान तैयार करने की दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय जो भूमिगत थे, एकनाथ रानडे जो भूभगत थे, दादाराव परमार्थ वे भी इसी प्रकार थे और अन्य अपने अधिवक्ता उनके सहाल मशावरा से उन्होंने अपने संविधान का प्रारूप तैयार किया। उसमें एकनाथ जी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने संघ का संविधान संघ के प्रतिबंध काल में उसका प्रारूप तैयार किया उसमें एकनाथ जी है, दीनदयाल है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं में भाग लेना पड़ा, परंतु टेक्निकल दृष्टि से उनका दायित्व केवल प्रांत का था, परंतु वो प्रांत कांड में करना पड़ता। प्रांत कांड में रहते हुए भी उनको भारत के बारे में काम करना पड़ा। और उस समय जिन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया संघ पर से प्रतिबंध हटाने के लिए, जिनका नाम है TR वेंकटराम शास्त्री, वे बहुत बड़े विख्यात लिबरल पार्टी के आदमी थे चेन्नई में। उनसे एकनाथ जी ने अंडरग्राउंड कांटेक्ट किया, दादाराव परमार्थ ने किया और वे स्वयं आगे जेल में जाकर परम पूज्य गुरु जी से मिले। इस प्रकार स्थान स्थान पर जाकर प्रतिबंध हटाने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विसर्जित था, परंतु संघ का काम चालू रखने के लिए जो मार्गदर्शन का जो टीम थी उसमें एकनाथ जी थे। इस प्रकार 1950 तक 1949 में जुलाई में संघ का प्रतिबंध हट गया। तब तक एकनाथ जी का ये प्रांत कांड चलता रहा। 1938 से लगभग 12 साल 1950 तक ये प्रांत प्रचारक कालकांड था। उसके बाद आता है उनका बाद पश्चात का कालकांड, क्षेत्रीय कालकांड वो आता है, वो क्षेत्रीय। उसके बाद संघ के प्रतिबंध हट जाने के बाद थोड़ा पुनर्गठन करना पड़ा संघ का। तब तक पूर्वोत्तर भारत में काम बहुत कम था। कलकत्ता में काम था, उड़ीसा में काम बहुत कम था, असम में नहीं के बराबर। असम में काम प्रारंभ किया था 1948 में, परंतु तुरंत प्रतिबंध आ गया, वो काम बंद हुआ। बाद में प्रारंभ करना था, इसलिए पूरा पूर्वोत्तर भारत उजड़ा था हमारे लिए। वहां पूरा काम करने के लिए संघ बीज के नाते क्षेत्रीय दायित्व देकर एकनाथ जी भेजे गए और वहां वे क्षेत्र प्रचारक बने। जिस क्षेत्र में उड़ीसा, बंगाल, असम के अन्य 6 राज्य वे सब आते थे, पूर्वोत्तर भारत के वे प्रमुख बन गए। जब वे पूर्वोत्तर भारत में बन गए तब वहां की समस्या के अनुसार उनको काम करना पड़ा। प्रथम उन्होंने बंगाली सीखना प्रारंभ किया। बंगाली सीखना ने व्याकरण शुद्ध बंगाली सीखना प्रारंभ किया, केवल बोलना बोलचाली बंगाली नहीं, परंतु साहित्यिक बंगाली का अध्ययन उन्होंने किया, लिखना प्रारंभ किया। और उस समय वे अपनी दैनिकी बंगाली भाषा में लिखा करते। वहाँ बहुत अच्छा एक स्वयंसेवक
होशियार स्वयंसेवक जो बाद में डॉक्टर बन गया, डॉक्टर सुजीत दत्त, आयु बहुत कम, युवा, उनको उन्होंने बंगाली गुरु बना दिया। उनके घर पर आप वो स्वयं कार्यालय में जाकर जैसे छात्र को सिखाते हैं बंगाली, उसी प्रकार सिखाते थे। और एकनाथ जी वर्णमाला सब लिखते लिखते, जिसको हम कॉपिंग कहते, उस प्रकार बार 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 लिखते लिखते बंगाली सीखी, बंगाली बोलने लगे और बंगाली किताबें भी पढ़ने लगे। अब जितने सारे उनके सहायक थे बंगाल में, अन्य प्रचारक, उनका भी आग्रह पूर्वक उन्होंने ये कहा, जब आप उस प्रांत में आते हैं भाषा विज्ञ होना चाहिए, उसी भाषा में बोलना चाहिए। असम में असमी भाषा सीखनी चाहिए, बंगाल में बंगाली भाषा सीखनी चाहिए, उड़िया में उड़िया भाषा सीखनी चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताकर उन्होंने आदर्श बनकर सिखाया। इसलिए बाकी लोगों ने ये काम करना प्रारंभ किया। तब उनकी आयु आप देखिए, बड़ी आयु में मिडिल एज हो गए सब, परंतु उत्सुकता के कारण, तत्परता के कारण, क्लेश उठाने की क्षमता के कारण, अपने को कभी भी कंसेशन नहीं देते, उसके के कारण वे इसमें तज्ञ हुए और वे बंगाली भाषा सीखने लगे। और संघ कार्य की दृष्टि से वहाँ का वातावरण एक अलग था। वहाँ सोशलिस्ट लोग बहुत, वहाँ वे तो बहुत ये मजबूत थे, ताकत वाले थे, और वे संघ को सांप्रदायिक करके वो काम करने नहीं देते थे। गुंडापन भी था, सिर्फ शारीरिक दृष्टि से रोकते थे। कभी कभी झगड़ा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए उत्सुक होते थे। एक प्रकार उनकी गुंडागिरी चलती थी, परंतु एक दिन सबको बुलाकर ऐसा काम नहीं चलेगा करके उन्होंने अपने कार्य प्रारंभ करने की नई पद्धति प्रारंभ की। पूरे संघ में वो नई पद्धति थी, यानी एक स्थान पर जाकर सब लोगों का संपर्क करके वे पब्लिक अनाउंस करते थे, अमुक अमुक दिनांक पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का उद्घाटन होगा। उसके लिए क्षेत्रीय प्रचारक एकनाथ रानडे आने वाले हैं, अध्यक्ष महोदय अमुक अमुक आदमी होगा, संघ शाखा प्रारंभ होने वाली है। इस प्रकार हम संघ शाखा कभी भी प्रारंभ नहीं करते, परंतु वहां पब्लिक चैलेंज की दृष्टि से उन्होंने ये कहना प्रारंभ किया। और सोशलिस्ट लोगों को अपने स्वयंसेवक के द्वारा संभवतः अगर चाहिए तो धमकी भी दी। उन्होंने संघ शाखा के लिए संघस्थान की रेशा खींची और उन्होंने पब्लिकली कहा, उस रेशा के बाहर तक आपको रहने के लिए, चिल्लाने के लिए स्वतंत्रता है, परंतु अपने संघस्थान की रेशा पार करके इस ओर आ जाएंगे तब आपको हमारा दंड खाना पड़ेगा, आप उसके लिए जिम्मेदार। इस प्रकार हिम्मत से उन्होंने चुनौती दे दी और अपने स्वयंसेवकों से कहा, और दंडधारी आप लोग झगड़ने के लिए तैयार होंगे तो मैं भी अपने मंच से उतारकर हाथ में दंड लेकर आपके सन्मुख मैं भी हूं, मैं भी दंड शिक्षा में कम वाला नहीं, ऐसा सोचिए। कहा कितना आत्मविश्वास बढ़ गया होगा स्वयंसेवकों में, आप सोचिए। इस प्रकार जब नई चुनौती आ गई, चुनौती का सामना किस प्रकार करना, शेर का सवा शेर बन के उन्होंने बंगाल, असम में काम प्रारंभ किया। परंतु समाज की कठिनाई थी, तथाकथित पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी का प्रवाह था। उनकी सहायता भी कह रही थी 1950 में। इसलिए जैसे पश्चिमी पंजाब जैसे भारत में वस्तुहारा सहायता समिति का गठन हमने किया था, उसी प्रकार बंगाल में भी करना पड़ा। इसलिए बहुत बड़े लोगों का संपर्क करके
वस्तुहारा बंगाल वस्तुहारा समाज सहायता समिति का गठन किया और पैसा सब इकट्ठा करके वो सेवा का काम भी करना पड़ा। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अच्छे संपर्क में आए और एकनाथजी रानडे उनके घर पर हमेशा जाया करते थे। इसलिए संघ के अधिकारियों के नाते निकट संपर्क एकनाथजी रानडे का था। प्रारंभ में 1939 में बाला साहब देवरत स्वामी प्रचारक करके गए थे, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संपर्क था। उसके पूर्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, इसलिए पुराना संपर्क था। परंतु घनिष्ठ संपर्क, नियमित संपर्क वो एकनाथजी के द्वारा विकसित हुआ। बाद में स्वतंत्रता मिलने के बाद 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने में ये संपर्क काम में आया। तो इस प्रकार के संपर्क भी उस समय वे था। अब उसी प्रकार जैसे ऑर्गेनाइजर प्रारंभ हुआ दिल्ली में, पांचजन्य प्रारंभ हुआ लखनऊ में, विवेक साप्ताहिक प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र में, उसी प्रकार स्वस्तिका बंगाली ये साप्ताहिक एकनाथ जी द्वारा कलकत्ता में प्रारंभ हुआ। तो वहाँ का काम क्षेत्रीय प्रचारक के नाते पूरे पूर्वोत्तर में प्रवास करके उन्होंने वहाँ का काम बहुत अधिक 1950 से 1955 तक वो काम उन्होंने किया। इस समय 1954 में उनके ऊपर एक विशेष दायित्व आ गया। 1954 में नागपुर के आसपास सिंधी में बहुत एक अखिल भारतीय बैठक चली। संघ के सामने वातावरण बदल गया था, संघ से अपेक्षाएं बढ़ गई थी। संघ के विविध क्षेत्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक, अन्यान्य साप्ताहिक, इस प्रकार के कार्यकलापों का विकास भी बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आयाम बढ़ रहे थे। उसका गहन विचार, सांगोपांग विचार करने के लिए ये बैठक थी 1954 में नागपुर के आसपास सिंधी में। उनकी पूरी व्यवस्था एकनाथ जी की थी, उनकी पूरी व्यवस्था। अब पूरी व्यवस्था इतनी अच्छी की और उसके कारण उसका रिकॉर्डिंग भी अच्छा हुआ। वे सारे बौद्धिक, जब परम पूज्य ने गुरु जी के विचारों का संकलन मुझे करना पड़ा, परम पूज्य ने गुरु जी की जन्म शताब्दी के समय वो पूरे के पूरे फाइल्स मेरे हाथ में आ गए। इसलिए 1954 के परम पूज्य गुरु जी के बौद्धिक के फाइल सारे इतने ठीक ठाक थे एकनाथ जी की व्यवस्था के कारण। और वे सिंधी बैठक के बारे में हम एक ही शब्द में अगर हम कहेंगे तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध क्षेत्रों के विकास की शिलान्यास की बैठक थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध क्षेत्रों के विकास के शिलान्यास की बैठक, वो उसका व्यवस्थापन पूरा का पूरा एकनाथ जी ने किया। तो इस समय 1950 से 1955 का जो कालखंड, अत्यंत सफलदायी कालखंड, वो एकनाथ जी के क्षेत्रीय कांड में वो आता है। उसके बाद का कांड है
राष्ट्रीय अथवा अखिल भारतीय कालखंड 1955 के तुरंत बाद अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में वे चयनित किए गए सरकार्यवाह के नाते, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर्वोच्च कार्यकारी पद जिसको हम सरकार्यवाह कहते हैं, परामर्शदाता, तत्वज्ञ और मार्गदर्शक परम पूज्य सर संघ चालक, वे संघ के अंग्रेजी में विधान के अनुसार फिलोसोफर एंड गाइड है, परंतु चयनित अधिकारी, इलेक्टेड अधिकारी, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव वो सरकार्यवाह है। एकनाथ जी 1956 से 1962 तक वे संघ के सरकार्यवाह बने। अब जब वे सरकार्यवाह बने, उनको पूरे भारत के बारे में सोचना पड़ा और भारत में उस समय का काम भी बढ़ता गया। धीरे धीरे अखिल भारतीय व्यापक स्वरूप नजर में आने लगा। उसको व्यवस्थित करना, उसकी आवश्यकता, उनको व्यवस्थित करके ठीक ढंग पर प्रतिष्ठित करना, यानी प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, विकास की समस्या, वृद्धि की समस्या 1948 में संकट की समस्या थी, क्षति की समस्या थी, परंतु 1954 के बाद, 1955 के बाद जब एकनाथ जी सरकार्यवाह बने, तब समस्या का स्वरूप वृद्धि की समस्या थी। और वृद्धि के समस्या किस प्रकार हल करेंगे, इसलिए उन्होंने मंडल योजना, संपूर्ण भारत का नक्शा सामने रखकर मंडल योजना बनाई उन्होंने। उसी प्रकार विभाग व्यवस्था, प्रांत, जिला, तहसील, विभाग, इस प्रकार विभाग व्यवस्था, 3-4 जिला मिलाकर एक विभाग, 3-4-5 विभाग बनकर एक प्रांत, इस प्रकार प्रांत के नीचे विभाग, विभाग के नीचे जिला, जिला के नीचे तहसील, तहसील के नीचे मंडल, इस प्रकार संपूर्ण एक ये चतुरंग का खेल, बुद्धि बल का खेल है, उसके चौपट जैसा पूरे भारत को लेकर उन्होंने इस प्रकार खंड 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 चाहा, अलग अलग नाम देकर मंडल, विभाग, मंडल, तहसील, जिला, विभाग, प्रांत, इस प्रकार पूरे भारत को उन्होंने विभाजित किया। ये पूरे भारत को सरकार्यवाह के नाते, और उसके अनुसार उन्होंने 1960 में अखिल भारतीय विभाग शिविर इंदौर में बुलाई। वो एक अभ्यास वर्ग था 7 दिन का। 7 दिन परम पूज्य गुरु जी की उपस्थिति, परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन, उन्हीं बौद्धिकों पर चर्चा, और सारे विभाग और विविध क्षेत्र के सारे अधिकारी उसमें उपस्थित होना, इस प्रकार की सूचना देकर 1960 में जो अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग इंदौर में चला, उसमें उपस्थित कौन कौन थे? भारतीय जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, उसी प्रकार अपने जगन्नाथराव जोशी, दीनदयाल उपाध्याय, ये एक एक गण में उपस्थित स्वयंसेवक थे अभ्यास वर्ग में। उसी प्रकार उस समय विश्व हिंदू परिषद की स्थापना नहीं हुई थी। विद्यार्थी परिषद से अखिल भारतीय दृष्टि से जो विविध क्षेत्र थे, उसके प्रमुख सारे और सारे विभाग प्रचारक
सब लोगों का अभ्यास वर्ग परम पूज्य गुरु जी, बछराज जी व्यास, इन सब लोगों का मार्गदर्शन मिला और उसकी व्यवस्था भी एकनाथ जी को करनी पड़ी। और उसका मुझे समारोह बहुत याद है, होली के दिन पर हुआ, इसलिए होली का खेल भी हम खेले। बाबा साहेब आप्टे भी थे उसमें, ज्येष्ठ प्रचारक बाबा साहेब आप्टे वे भी थे। इस प्रकार वो भी ये सब था। तो इस प्रकार 1954 में जो सिंधी बैठक थी, विविध क्षेत्र का श्री गणेशम ने किया था, उसका विकास, विविध क्षेत्र का व्यवस्थित रूप देना, वो 1960 की बैठक की फलश्रुति थी। उसका नेतृत्व एकनाथ जी ने किया। और अंत में उस कांड के अंत में 1962 वो सरकार्यवाहशिप का आखिर का वर्ष था। 1962 तक वे कार्यवाह थे, परंतु उसकी पूर्व की योजना करके परम पूज्य ने डॉक्टर साहब के स्मृति मंदिर का निश्चय उस समय के अखिल भारतीय बैठक ने किया। परम पूज्य ने गुरु जी का स्मृति मंदिर जो आज नागपुर में, उनका उद्घाटन 1962 परम पूज्य ने गुरु जी के जन्म तिथि पर हुआ, वर्ष प्रतिपाते दिन पर। परंतु उसका काम उसके पूर्व का था, 1960 से ही काम करना पड़ता था। उसकी पूरी योजना, उसका संचालन, उसकी व्यवस्था उस समय एकनाथ जी सरकार्यवाह थे। और उस समय उन्होंने एक योजना बनाई थी जो बाद में विवेकानंद शिला स्मारक के काम में आ गई। वो योजना क्या थी? संपूर्ण भारत के सभी स्वयंसेवक परम पूज्य डॉक्टर जी के स्मृति निर्माण में भागीदारी होने के लिए 1-1 रुपया प्रत्येक स्वयंसेवक देगा। इस प्रकार निर्णय करके परम पूज्य ने डॉक्टर जी का चित्र छपाकर 1 रुपया प्रत्येक स्वयंसेवक से वसूल करके संपूर्ण भारत के स्वयंसेवकों ने परम पूज्य ने गुरु जी की स्मृति संस्मृति के निर्माण में योगदान किया। तो ये 1 रुपये की कूपन की बात, उसका उद्घाटन परम पूज्य ने डॉक्टर साहब के स्मृति मंदिर के कारण हुआ। वही बात उस अनुभव को और भी परिपाक बनाकर एकनाथ जी ने विवेकानंद स्मारक के समय उसकी पुनरावृत्ति की। ये बाकी लोग नहीं जानते होंगे, पब्लिक, परंतु हम जैसे लोगों को ये सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार संक्षेप में 1955 से 1962 तक के 6-7 साल संगठनात्मक दृष्टि से ठीक ठाक योजना, भौगोलिक योजना, संगठनात्मक योजना, साथ ही साथ परम पूज्य ने डॉक्टर साहब का स्मृति मंदिर का उद्घाटन, ये सब किया। और 1962 के बाद सरकार्यवाह भैयाजी दाढ़ी बन गए, परंतु एकनाथ जी का दायित्व अखिल भारतीय था। वह दायित्व था अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख। तो वो 163 में वे अखिल भारतीय बौद्धिक बने। उस समय वहां भी आप देखिए भगवान की लीला, मानो भगवान ने ही उनको विवेकानंद शिला स्मारक के लिए देने की योजना बनाई थी। इस प्रकार सोच सकते हैं। उस प्रकार विवेकानंद शिला स्मारक का सपना संघ के सामने भी जब नहीं था, उस समय विवेकानंद की शताब्दी आ गई। विवेकानंद का जन्म था 1863 में। हम अभी बात कर रहे हैं 1963 की।
तो विवेकानंद की शताब्दी आ गई। अब विवेकानंद की शताब्दी आ गई, तब संघ ने निर्णय लिया विवेकानंद की शताब्दी मनाने की। और संघ ने निश्चय किया अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख के नाते एकनाथ जी पर दूसरा एक दायित्व सौंपा गया, विवेकानंद के विचारों का संग्रह संघ सिद्धांत की दृष्टि से करना। संघ का सिद्धांत और विवेकानंद का तत्वज्ञान एक ही एक है। इसलिए विवेकानंद वाणी में संघ को किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे, उस प्रकार का एक संग्रह करना, इसका दायित्व एकनाथ जी के अलावा कौन करेगा, ये विचार आ गया। इसलिए अपने संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी ने अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख जो थे एकनाथ जी रानडे, उन पर ये दायित्व संभाला और एकनाथ जी सीधा कलकत्ता गए और वहाँ के रामकृष्णाश्रम स्वामी का अनुग्रह लिया और वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठकर रात दिन इस प्रकार लगभग 6 मास काम करके विवेकानंद के शब्द का एक एक ऋचा शब्द सब सीखकर उन्होंने पूरा अध्ययन करके विवेकानंद साहित्य पूरा हजम करके उनका एक आदर्श निचोड़ निकाला। और उस किताब का नाम कितना सार्थक नाम है, कितना उद्देश्यपूर्ण नाम है, आप देखिए। वो उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट, उद्देश्य भी स्पष्ट, फलश्रुति भी स्पष्ट, और उनका काम किस दिशा में आगे बढ़ा वो भी स्पष्ट। वो किताब का नाम है, लंबा नाम है, स्वामी विवेकानंदास राउसिंग कॉल टू हिंदू नेशन, एक किताब का नाम है राउसिंग कॉल टू हिंदू नेशन, यानी ये भारत हिंदू राष्ट्र है, उसको यानी आह्वान देना है, उसके लिए राउसिंग कॉल टू हिंदू नेशन चाहिए। परंतु ये राउसिंग कॉल देने वाला भारत का आदमी कौन है, वो स्वामी विवेकानंद है। इसलिए किताब का पूरा नाम स्वामी विवेकानंदास राउसिंग कॉल टू हिंदू नेशन, ये पूरा किया। और एकनाथ जी की प्रकृति के अनुसार उन्होंने ये संपूर्ण किताब का प्रारूप अंग्रेजी में ओरिजिनल, उस समय साइक्लोस्टाइल ही करना पड़ता था, टाइप करा के साइक्लोस्टाइल करना पड़ता था। आज जैसा जेरॉक्स कुछ नहीं था, इसलिए टाइप करके साइक्लोस्टाइल करा के संपूर्ण भारत के प्रत्येक प्रांत में भेजना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक प्रांत में भेज करके ट्रांसलेट करके एक साथ विविध भाषा में, साथ ही साथ अंग्रेजी में उसका भाषांतर करवाया। तो ये सारे काम उनके ये सरकार्यवाह कांड में आता है। उसके बाद का कांड है स्मारक कांड, साथ ही साथ केंद्र कांड। वो 18 साल का है। 1964 में उनको विवेकानंद शिला स्मारक प्रारंभ करने का दायित्व दिया। इसके बारे में आप लोग विवेकानंद केंद्र के बैठे हैं, इसलिए उसके बारे में आप लोग अधिक जानते हैं, इसलिए उसके बारे में मैं बहुत कम कहूँगा। लगभग 15 मिनट आप मुझे दीजिए, ये पूरा कांड 2 कांडों का एक साथ समाप्त करके मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वह क्या है, 1964 में शिला स्मारक बनाने के समय कठिनाई आ गई। तब कठिनाई उठाने के लिए कौन आगे, वहाँ के लोग परम पूज्य ने गुरुजी से मिले, दक्षिण के लोग। गुरुजी हम चाहते थे विवेकानंद स्मारक बनाने के लिए,
परंतु तीन प्रकार की कठिनाई हमारे सामने है। एक है तमिलनाडु सरकार इसके विरोध में है, एक। दो हमारे सांस्कृतिक मंत्री साहब है हुमायूं कबीर, वे इसके अनुकूल नहीं, दो। तीसरे है केंद्रीय सरकार, सेकुलर के नाम से वो ये स्मारक नहीं चाहते हैं, क्या करें। तब परम पूज्य गुरुजी ने इस प्रकार की कठिनाइयां निकालने के लिए पूरा हिमालय उखाड़कर लंका में जाने वाला हनुमान जैसा आदमी हमारे पास है, इसलिए संग मारुति को हम आपको दे देंगे करके उन्होंने संग मारुति एकनाथ रानड़े को इसमें भेजा। अगर औषधि का एक झाड़ नहीं मिलता तो संपूर्ण पर्वत उखाड़ कर लाने वाला मारुति संग में थे, वे थे एकनाथ जी, उनको दे दिया। और उन्होंने किस प्रकार वहां के सरकार से मिले, सांसदों से मिले, लाल बहादुर शास्त्री से मिले, कलकत्ता में जाकर हुमायूं कबीर से मिले, पत्रकार सम्मेलन लिया और विरोधी वातावरण किस प्रकार समाप्त किया, और लगभग 323 सांसदों का हस्ताक्षर संग्रह किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी उन्होंने अनुमति का लाभ उठाया। और अंत में ये 1970 में किस प्रकार इसका उद्घाटन हुआ, उसका इतिहास शायद मुझसे भी अधिक आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो विवेकानंद शिला स्मारक की कथा करके विवेकानंद केंद्र की किताब है, कृपया पढ़ने का कष्ट आप उठाइए। इतनी सुंदर किताब है। वो सुंदर किताब जब है और आपके संस्था द्वारा भी उसका प्रकाशन हुआ, तो आपके पास मैं क्यों दोबारा वही बात दोबारा कहूं, तो उसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। इस समय विवेकानंद केंद्र स्मारक का उद्घाटन किया। मैंने कहा ये कूपन का बैकग्राउंड, मैंने कहा उस कूपन के कारण सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांगकर सारे राज्यों का योगदान डोनेशन प्राप्त करके सारे संपूर्ण भारत के सभी राज्यों ने विवेकानंद शिला स्मारक के निर्माण के लिए उन्होंने पैसा दे दिया। संपूर्ण जनता ने पैसा दे दिया और अपने बड़े पूंजीपति है उन्होंने दिया, और भारत के लोग जो बाहर गए इंग्लैंड में, अमेरिका में, उन्होंने भी दे दिया। अर्थात संपूर्ण भारत ने पैसा इकट्ठा करके सही दृष्टि से जनता द्वारा निर्मित, जनता के हृदय की मूर्ति का वो शिला स्मारक है आज का जो विवेकानंद शिला स्मारक, ये हम देखते हैं। और उसी समय केवल स्मारक नहीं, स्मारक के अनुकूल बहुत अच्छी एक किताब जो अब तक अद्वितीय कर सकते हैं, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड आउटसाइड, संपूर्ण विश्व के लिए भारत का योगदान क्या है। बहुत बड़ी किताब, भारत के दिग्गज लेखक उसके कंट्रीब्यूटर से उस प्रकार की किताब का प्रकाशन भी किया। और साथ ही साथ ये विवेकानंद के ध्येय को आगे ले जाने के लिए विवेकानंद केंद्र पत्रिका वर्ष में 2 बार निकालना चाहिए। और थीमिस्ट एक विषय लेकर उसमें गहन सांगोपांग अध्ययन करके उसको प्रस्तुत करना, इस प्रकार।
और युवा लोगों के लिए युवा भारती करके मासिक, तो युवा भारती का मासिक, विवेकानंद केंद्र पत्रिका का अर्धवार्षिक और विवेक इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड करके एक चिरस्थायी महाग्रंथ, और साथ ही साथ इस प्रकार का स्मारक, और ये स्मारक की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था, और इस व्यवस्था ठीक ठाक चले उसके लिए एक अधिष्ठान खड़ा करना, उसके लगभग 100 एकड़ की जमीन खरीद करके कन्याकुमारी में एक स्थिर अधिष्ठान खड़ा करना, ये सब उस कालखंड में उन्होंने किया। इसको हम कहते हैं स्मारक कालखंड। परंतु केवल स्मारक कालखंड अलग अलग देखते समय वे अपने में जड़ है। स्मारक अच्छा है परंतु स्वयं अनुप्राणित नहीं। प्राणवान जब उसको प्राण से दृष्टि देखता है तब वो प्राणवान बन जाता है, परंतु स्वयं जड़ है। पुस्तक स्वयं नहीं बोलता, मूर्ति स्वयं नहीं बोलती। जब प्राणवान मूर्ति को देखता है तो वो प्राणवान मूर्ति के जैसे दिखती है। इसलिए उन्होंने ये जड़ जैसे दिखने वाले स्मारक के साथ साथ जीता जागता जीवमान स्वामी विवेकानंद का चलता फिरता जीता जागता प्राणवान स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार सोचकर उन्होंने एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेड सर्विस मिशन प्रारंभ करने का निश्चय किया। अध्यात्म प्रवण सेवा मिशन काम करने का प्रारंभ किया। ये सेवा मिशन का प्राणवान आदमी कौन है? वो एक इमारत नहीं, वो एक जमीन नहीं, वो प्राणवान जवान है अथवा युवती है, प्राणवान जन है। ये जीता जागता आध्यात्मिक प्रवण मिशन के काम करने वाला आदमी, मनुष्य, उस प्रकार का मानव की मांग स्वामी विवेकानंद ने की। जो अमृत वचन हमने प्रारंभ में सुना था, उस प्रकार के आदमी मुझे चाहिए। इसलिए विवेकानंद शिला स्मारक के साथ ही साथ विवेकानंद के जीता जागता प्राणवान स्मारक, शिला स्मारक के साथ ही साथ विवेकानंद प्राणवान स्मारक प्रारंभ करने का निश्चय किया। उसका नाम है विवेकानंद केंद्र, वो प्राणवान केंद्र। वो उन्होंने 72 में प्रारंभ किया, 1972 में। 72 से 10 साल 1982 तक उसी के लिए उनका पूरा जीवन किया। उन्होंने उसके लिए एक प्रार्थना दे दी, एक कार्य का ढांचा दे दिया, एक कार्य का कार्यक्रम किया, उन्होंने दिशा दे दी, और उस प्रकार सेवा का काम करके जो सन्यासी है परंतु बाहर की दृष्टि से सन्यासी नहीं, तो असन्यस्त सन्यासियों का काम उन्होंने प्रारंभ किया। और उसमें जीवन व्रती जिन्होंने कहा, और उनका दृष्टिकोण क्या है? उनका दृष्टिकोण क्या है? जितना मैं समाज से लेता हूं उससे अधिक मुझे समाज को देना चाहिए। ये आदान जितना हम करते हैं उससे भी अधिक प्रदान मेरे हाथ से हो, उस प्रकार की प्रार्थना मैं कर रहा हूं। भगवान, इस प्रकार की प्रार्थना मेरी पूरी कहो। इस प्रकार प्रार्थना में जो शब्द उन्होंने पद्य रूप डाल में दिया, ये उन्होंने, इसलिए जितना आदान उससे भी अधिक प्रदान मेरे द्वारा हो, यह मेरी प्रार्थना। हे भगवन परिपूर्णता
यही प्रार्थना इस प्रकार का दृष्टिकोण देकर स्थान स्थान में जाकर अरुणाचल प्रदेश से देकर अंडमान में पार करके वहां जाकर कन्याकुमारी में तमिलनाडु में आकर कश्मीर के सेब बागान भी वहां भी काम प्रारंभ करके संपूर्ण भारत में ये आध्यात्मिक प्रवन सेवा मिशन का काम उन्होंने फैलाया और उसमें अपना पूरा जीवन जिस प्रकार चंदन जिस प्रकार जिसते सुगंध प्रसारित करके अपने जीवन का अंतिम क्षण तक काम करते करते जीवन को खाप देता है, उसी प्रकार उनका जीवन समर्पित किया और उस प्रकार उनका जीवन 82 में समाप्ति हुआ। इस आखिर के कालखंडों का मैं कहता हूं जीवन का अंतिम कालखंड जो केंद्र कांड है। इस प्रकार 7 कांडों में बालकांड, शाखा कांड, प्रांत कांड, क्षेत्र कांड, राष्ट्रीय कांड, उसी प्रकार स्मारक कांड और केंद्र कांड, इस प्रकार 7 कांडों में यह अमूल्य जीवन हमने सामने देखा। वो जीवन हमें प्रेरणा दे। इतना ही कहकर आप लोगों के सन्मुख मेरे वाणी का विराम मैं दे रहा हूं। सब लोगों का मेरा विनम्र नमस्कार।